हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का भवती आईएएस के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर थर्ड है, जिसका टॉपिक है हेल्थ, हाइजीन एंड डिसीज़। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हेल्थ एंड डिसीज़ पहले भी एमपीपीएससी में होता था, लेकिन अभी हाइजीन जो है वह भी इसमें स्पेशल टॉपिक ऐड ऑन कर दिया गया है। चूँकि हाइजीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इंडिया में भी इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंस दी जाती है और इंडिया की गवर्नमेंट भी हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है। तो इसी दृष्टिकोण से इससे कई सारे प्रश्न बनने की अभी जो प्रोबेबिलिटी है वह बढ़ जाती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइजीन की डेफिनेशन देखते हैं कि हाइजीन होता क्या है। तो हाइजीन वे सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसी भी बॉडी की हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। यदि किसी भी ऐसे कार्य करने से जिससे आपकी स्वास्थ्य में, आपकी हेल्थ में सुधार आता है, तो उसे हम हाइजीन कह सकते हैं। यदि WHO की माने तो हाइजीन ऐसी कंडीशन और ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है और बीमारियों को बढ़ने से रोकती है। हाइजीन वे सारे तरीके हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि रोज़ दिन में एक बार नहाना और अपने हाथों को टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद धोना, खाना बनाने या खाना सर्व करने के पहले धोना और खाना खाने के बाद भी धोना। खाना खाने के बाद हाथों को धोना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हाथों में जो खाना रह जाता है या आपके नेल्स में जो खाना रह जाता है उसमें कीटाणु या जो बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी वगैरह होते हैं वह उस पर भोजन करते हैं और वहाँ पर टॉक्सिक या हानिकारक चीज़ें पैदा करते हैं। और यदि वही हाथों को यदि आप अपने माउथ में टच करते हैं, नोज़ पे टच करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फिर आपको बीमार करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए खाना खाने के बाद भी हाथों को धोना उतना ही ज़रूरी होता है जितना खाना खाने के पहले। सैनिटेशन, यह शब्द भी हाइजीन से ही जुड़ा हुआ है। सैनिटेशन का मतलब होता है वे सारे क्रियाकलाप जिससे आप जो भी आपकी हेल्थ है उसको सुधार करने के लिए उससे संबंधित जितनी भी ऐसी वस्तुएं जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है उन्हें दूर रखना। यदि साधारण शब्दों में कहें तो हमारी हेल्थ को ख़राब करने के लिए जो मल होता है, मूत्र होता है, इन सभी चीज़ों को हमसे शरीर से या हमारे जो बॉडी है उससे दूर रखने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी सारी प्रैक्टिसेस सैनिटेशन कहलाती हैं। जैसा कि आप पॉइंट वाइज पढ़ सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। किसी भी तरीके का ह्यूमन या एनिमल वेस्ट को डिस्पोज करना सैनिटेशन का एक पार्ट है। यह वेस्ट हॉस्पिटल से निकल सकता है, इंडस्ट्रीज से या किसी और सोर्स से निकल सकता है। यूज़ एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट, यदि आप टॉयलेटों को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उतनी ही रेगुलर बेसिस पे उन्हें क्लीन करने की आवश्यकता होती है, वह भी एक सैनिटेशन का पार्ट है। अवॉइड ऑफ ओपन डिफिकेशन, ओपन डिफिकेशन का अर्थ है खुले में शौच। तो खुले में शौच करना भी एक सैनिटेशन का पार्ट है। आपको खुले में शौच नहीं करना चाहिए। यदि आप सैनिटेशन का पालन करते हैं तो आपको डिफिकेशन के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट हमने हाइजीन और सैनिटेशन का इम्पोर्टेंस समझा और यह दोनों वाटर की हेल्प से अचीव किए जाते हैं। इसीलिए वाटर का अर्थ होता है वॉश, वाटर का अर्थ होता है वॉश, सैनिटाइज एंड हाइजीन। तो यदि आप किसी चीज़ को वॉश करते हैं, दैट मीन आप उसको सैनिटाइज कर रहे हैं, आप उसको हाइजीन बना रहे हैं। देखिए, ओपन डिफिकेशन का अर्थ हम पहले समझ चुके हैं। ओपन डिफिकेशन का अर्थ होता है खुले में शौच करना या आपका जो बाहर आउट एरिया है वहाँ पर शौच करना।
इससे दोस्तों इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ता है, हमारी इससे जो स्वास्थ्य है उस पर दुष्प्रभाव होता है। यह कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ डिफिकेशन आर लिंक्ड टू हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी। यदि इसका स्तर बढ़ता है तो जो हमारे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उसका भी स्तर बढ़ता है। इसका कारण यह होता है कि यदि ओपन डिफिकेशन किया जाता है तो उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनमें इतना समझ नहीं होती है कि खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खेलने के तुरंत बाद आपको हाथ धोना है, या बाहर से घर में लौटने के समय हाथ धोना है। तो बच्चे इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ बच्चे घर में भी मिट्टी में खेलते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे वह जो गंदगी होती है उन तक पहुंच जाती है और उसी से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। साथ ही साथ पुअर न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो आप कितना भी अच्छा भोजन लें, शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। तो पुअर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इससे लिंक है। और साथ ही साथ यदि इलाज में पैसा खर्च होगा तो घर में गरीबी आएगी, तो पॉवर्टी भी इसका एक फैक्टर बन जाता है। और गरीबी आने से जो रईस और अमीर के बीच का डिफरेंस है वह भी बढ़ता है। तो कई सारे कारण जुड़े होते हैं ओपन डिफिकेशन से। तो किस तरीके से हम ओपन डिफिकेशन फ्री हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए कई सारे प्रयास करती है। जैसे कि आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ओपन डिफिकेशन फ्री होने के लिए जितने भी आपके पब्लिक प्लेस हैं, कम्युनिटी प्लेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप जो टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से आप जो फिशेस है उसका डिस्पोजल सेफ तरीके से करें। फिशेस का अर्थ है यहाँ पर मल। तो जो मल परित्याग होता है उसका जो डिस्पोजल है वह टॉयलेट्स की सहायता से किया जाना चाहिए। दैट मीन्स सभी इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक प्लेसेस पे या प्राइवेट प्लेसेस पे टॉयलेट्स अवेलेबल होना चाहिए। भारत में सैनिटेशन के लिए और ओपन डिफिकेशन फ्री होने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए गए। जैसे कि वर्ल्ड वाइड भी 1981 से 1990 के बीच में ये जो ईयर था इसे इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन घोषित किया गया, ताकि लोगों में सैनिटेशन को लेकर के जागरूकता है। साथ ही साथ इंडिया में भी इससे रिलेटेड कई सारे प्रयास किए गए। अच्छा, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ये सैनिटेशन प्रोग्राम है यह भारत में यदि अर्बन एरिया में ऑपरेट हो रहा है, शहरी क्षेत्र में ऑपरेट हो रहा है, तो यह प्रोवाइड किया जाता है म्यूनिसिपल बॉडी द्वारा। लेकिन यदि यह आपके रूरल एरिया में या ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस दी जा रही है तो यह आपके स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है। देखिए भारत में इससे संबंधित क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए। तो 1986 में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया, जो कि बाद में 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन में कन्वर्ट कर लिया गया। और इसके बाद जो प्रोग्राम आया वह है 2012 में निर्मल भारत अभियान। ये सारे जो प्रोग्राम चलाए गए इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता था, भारत में सैनिटेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देना और जो भारत है उसमें सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस को अमल में लाना। इसी क्रम में एक इनिशिएटिव 2014 में स्टार्ट किया गया जिसे हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। यह 2 अक्टूबर 2014 को इनिशिएट किया गया और यह ट्रिब्यूट किया गया हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2019 तक 2 अक्टूबर 2019 तक हमें इंडिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, मतलब खुले में शौच मुक्त बनाना है। इस अभियान में जो लोगो लिया गया वो लोगो महात्मा गांधी द्वारा यूज़ किए गए चश्मा, जो आपने देखा भी होगा नगर निगम की गाड़ियों पर बना होता है, उसका उपयोग किया गया। और इस मिशन का स्लोगन रखा गया, एक कदम स्वच्छता की ओर, जो कि आप देखेंगे उस चश्मे के नीचे या आसपास में लिखा होता है। यह काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। जब यह प्रोग्राम 2019 में समाप्त हुआ
और देखा गया कि इससे भारत में 94.27% ऑफ विलेज जो है वो ODF फ्री हो चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हम बात करते हैं जर्म्स की कि जर्म्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के दौरान यदि आप ब्रेड को बाहर रखते हैं तो ब्रेड खराब हो जाती हैं और ब्रेड पर थोड़ा ग्रीन या ग्रेइश कलर का आपका पैच हो जाता है, धब्बा हो जाता है। यदि आप उसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ब्लैकिश या ग्रेइश राउंड स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं फंगई, फंगई या हिंदी में कवक। इसी के साथ साथ ब्रेड में फंगस के अलावा छोटे छोटे अन्य जीव भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कभी कभी हमें बीमार करते हैं या हमारी सेहत को ख़राब करते हैं। तो ऐसे ही सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे हेल्थ को प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारे जीव कहलाते हैं जर्म्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म्स कहते हैं या रोगाणु कह सकते हैं। अब यह जर्म किस तरीके से स्प्रेड होते हैं या फैलते हैं। तो जर्म्स का जो स्प्रेड होने का कारण होता है वह बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि नोज, माउथ और आइज टू हैंड्स। यदि आपकी हाथ गंदे हैं, हाथों में आपके जर्म्स हैं, तो यदि आप उसे नोज़ पे लगाते हैं, माउथ पे लगाते हैं, आइज़ पे लगाते हैं, तो ये हाथों से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद फूड टू हैंड, यदि आप दूषित खाना खाते हैं तो उससे भी आपके हाथों द्वारा शरीर में जो ये आपके जर्म्स होते हैं पहुंच जाते हैं। हैंड्स टू फूड, दोनों ही बातें, यदि खाना आपका सही नहीं है तो उससे आपके हाथों में और हाथों से माउथ में चला जाएगा जर्म्स। और यदि आपके फूड या हैंड दोनों ही आपके जर्म्स से प्रभावित हैं तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में आप जो होंगे बीमार हो जाएंगे। एनिमल टू पीपल, लोग कई बार जो पेट एनिमल्स होते हैं उन्हें हाथों से उठाते हैं, तो यदि एनिमल में किसी तरह का संक्रमण है या बैक्टीरिया वायरस का प्रभाव है तो वह आपके हाथों में आ जाएगा। और अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं और बिना हैंड वॉश करे कुछ खाते हैं या अपने हाथ को अपनी आँखों पर, माउथ पर लगाते हैं, तो ये जर्म्स आपके शरीर में चले आएंगे। पीपल टू एनिमल, कई बार उल्टा भी होता है कि लोग बीमार होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, और यदि वो अपने पेट एनिमल को हाथ लगाते हैं तो इंसान में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना वो हमें पहुंचाते हैं। इन्फेक्टेड चाइल्ड टू हैंड टू अदर, जो छोटे बच्चे होते हैं यदि उन्हें कफ कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होती है, यदि आप उन्हें गोद में लेते हैं तो आपको भी होने के चांस होते हैं। थ्रू एयर, वाटर एंड डिसीज़ कैरियर, यह हवा में भी पाए जाते हैं। जब कोई सर्दी खांसी से ग्रसित इंसान छींकता है या खांसता है तो हवा में उसके द्वारा कई कीटाणु उड़ते हैं और जो उसके नज़दीक से निकल रहे इंसान को या सामने खड़े इंसान को भी लग जाते हैं और उसे बीमार करते हैं। यह वाटर में भी पाए जाते हैं, दूषित पानी में, या फिर डिसीज़ कैरियर जैसे मक्खी, मच्छर, यह डिसीज़ के कैरियर होते हैं। यह बैक्टीरिया को लेकर, जर्म्स को लेकर हमेशा उड़ते हैं और यदि हमारे भोजन में पाए जाते हैं या भोजन में बैठते हैं तो उसे संक्रमित करते हैं, दूषित करते हैं। एफ डायग्राम, एफ डायग्राम इस जो ये अभी हमने लास्ट पढ़ा जर्म्स, उसके स्प्रेड को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से ये जर्म्स स्प्रेड होते हैं। यहाँ पर एफ का मीनिंग है फ्लूइड, फिंगर्स, फ्लाइज एंड फील्ड। मैं एक डायग्राम से इस चीज़ को समझाते हैं, आपको वहाँ पर डायग्राम से इजीली समझ आएगा। देखिए किस प्रकार से जो आपके जर्म्स हैं वो इस फिसेस से, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप मल कह सकते हैं। तो जो ये फिसेस या मल है, इससे किस प्रकार से आपका जो जर्म्स हैं या बीमारी है वो आपके माउथ तक या आपके शरीर तक पहुँचती हैं। तो इसके बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जैसे फ्लूइड, यदि आप कोई ऐसे गंदे तालाब का, नहर का पानी उपयोग करते हैं जहाँ पर लोग फिसेस करते हैं या मल परित्याग करते हैं, तो यह आपके माउथ तक पहुंच जाएगा। फिंगर्स की सहायता से बच्चे बाहर फील्ड में खेलते हैं और कई बार फिशेस के आसपास उनकी बॉल चली आती है और उस बॉल को उठाने में उनके हाथ भी दूषित होते हैं, और यदि वह हैंड वॉश किए बिना खाना खाते हैं तो यह आपके शरीर तक पहुंच जाता है। फ्लाइज़ की मदद से, जब मक्खियाँ उस फिशेस पे बैठती हैं या मल पर बैठती हैं और यदि वह घर पर आपके भोजन में बैठती हैं तो यह वापस बीमारियों को आपके भोजन तक ले आती हैं। फील्ड से, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है कि लोग बाहर खुले में शौच करते हैं, फील्ड में या खेतों में।
तो खेतों में यदि भोजन या जो भोजन सामग्री है वह खेतों से घर लाई जाती है तो उसके साथ साथ ये फिशेज़ या इसकी बीमारियां भी शरीर तक पहुंच जाती हैं। और लास्ट फ्लड। फ्लड मतलब या तो बाढ़ या जो बारिश के दौरान बहता हुआ पानी होता है वह इन फिशेस के ऊपर से गुजरता है, और यदि वह पानी आगे चलकर आपके जो आपका पेय जल होता है या पीने योग्य पानी होता है उसमें मिल जाता है तो अगेन ये बीमारी आप तक पहुंच जाती है। तो जो फिशेज़ हैं इनसे पहुंचने वाले जो रोग हैं वो आप तक कई कारणों से या कई माध्यमों से पहुंचते हैं, जिसे आप एफ डायग्राम की सहायता से समझ पाते हैं। हेल्थ को अफेक्ट करने में सबसे बड़ा कारण एक वेस्ट भी होता है। यदि वेस्ट को हम सही तरीके से हैंडल नहीं करते तो वह भी हेल्थ इश्यूज़ बनाता है और हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो जो वेस्टेज होते हैं हॉस्पिटल से निकलने वाले, किचन से निकलने वाले, टॉयलेट से निकलने वाले, उनमें भी बीमारियां पाई जाती हैं, तो उनका भी सही निराकरण करना आवश्यक है। तो पहले हम वेस्ट को समझ लेते हैं, इसे कैटेगराइज कर लेते हैं। वेस्ट बेसिकली दो तरीके के ब्रॉड आपकी कैटेगरी में डिफाइन किए गए, एक सॉलिड वेस्ट और दूसरा लिक्विड वेस्ट। यदि हम बात करें सॉलिड वेस्ट की तो इटसेल्फ ये भी दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यदि हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो ज़मीन पे यदि आप फेंकते हैं, जैसे किचन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट या एनिमल वेस्ट, तो ये माइक्रोबियल एक्शन द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि आप कोई केले का छिलका किसी मिट्टी में फेंक दें, यदि आप वहाँ पर 2 दिन बाद देखेंगे तो वह लगभग मिट्टी में मिल चुका होता है, जो कि माइक्रोब जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं यह ग्लास प्लास्टिक्स होते हैं जो कि मिट्टी में समाप्त नहीं होते। यदि आप उन्हें मिट्टी में फेंक देते हैं तो वो लंबे समय तक मिट्टी में ही बने रहते हैं। लिक्विड वेस्ट में दो तरीके के वेस्ट पाए जाते हैं, एक आपका ब्लैक वाटर वेस्ट और दूसरा ग्रे वाटर वेस्ट। ब्लैक वाटर वेस्ट बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसमें जर्म्स और पैथोजेंस पाए जाते हैं जो आपको बीमार करते हैं, कि अल्टीमेटली आपके टॉयलेट से निकलने वाला जो ब्लैक कलर का नालों में बहने वाला पानी होता है वह होता है। सेकंड, ग्रे वाटर जो होता है यह उतना ज़्यादा दूषित नहीं होता है, इसे आप नॉर्मल प्रोसेसिंग द्वारा रीयूज़ कर सकते हैं या पुनः इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह वेस्ट आमतौर पर किचन से, बाथरूम से या गार्डन से निकलता है। देखिए, यदि हम बात करें हेल्थ की, हेल्थ क्या होती है, तो बेसिकली हेल्थ को आप डिफाइन करते हैं कि यदि आप फिज़िकली, मेंटली या सोशली वेल बीइंग हैं, आप इन तीनों तरीके से स्वस्थ यदि हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी, तब आप हेल्दी कहलाते हैं या हम कहेंगे यू हैव गुड हेल्थ। और इससे आपकी जो काम करने की इफ़िशियंसी है वह बढ़ती है, आप ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक कार्य कर पाते हैं, कुशलता से काम कर पाते हैं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है उसे बढ़ाता है। यदि हेल्थ अच्छी होती है तो पीपल की जो या लोगों की जो लाइफ है वह लॉन्गेविटी उसमें बढ़ती है, हम कह सकते हैं उसका स्तर बढ़ता है, लोग ज़्यादा आयु तक जीते हैं। और साथ ही साथ यह रिड्यूस करता है इन्फेंट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, मतलब जो आपके शिशु मृत्यु दर होता है या मातृ मृत्यु दर होता है उसे कम करते हैं, जो कि किसी भी हेल्थ प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा टारगेट माना जाता है। अब हम बॉडी को हेल्दी कैसे बनाए रख सकते हैं, तो हम बैलेंस डाइट लेकर, मतलब उचित आहार लेकर, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं, इस प्रकार की डाइट को आप बैलेंस डाइट कहते हैं। पर्सनल हाइजीन रखकर, मतलब खुद को साफ़ सुथरा स्वच्छ रखकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज भी हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये सारी चीज़ें करने से हमारी जो बॉडी है उसे हम हेल्दी बनाए रख सकते हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम मेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह लंबे समय से किए जाने वाला एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सरसाइज है जो आपकी हेल्थ दोनों तरीके से फिजिकली और मेंटली बनाए रखती है। साथ ही साथ हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको कई सी चीज़ों से अवेयर होने की आवश्यकता होती है। यह अवेयरनेस आपको होना चाहिए
जितने भी डिसीज़ होती हैं उनसे संबंधित, उनके प्रभाव से संबंधित, किस प्रकार से बॉडी फंक्शन को आपके प्रभावित करती हैं, यह सभी आपको जानकारी होना चाहिए। किस प्रकार प्रॉपर आपका वेस्ट का डिस्पोजल किया जाए, किस प्रकार से आपकी हाइजीन को मेंटेन किया जाए, जो भोजन है उसको किस प्रकार से प्रदूषण से बचाया जाए या दूषित भोजन का प्रयोग नहीं किया जाए। यदि ऐसी सभी चीज़ों से आप अवेयर रहते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वह बनी रहेगी और आप हेल्दी रहेंगे। अब एट द लास्ट डिसीज़ होती क्या है, बीमारियां क्या होती हैं। तो यदि आपके शरीर का कोई भी एक अंग या कई अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो उसका आपकी बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपको कई सिग्नल्स या साइन से दिखाई देगा और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है वह बीमार है। इम्यून सिस्टम, एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स। हर दिन हम कई बैक्टीरिया, वायरस या हमें बीमार करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनसे संपर्क में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? इसका कारण होता है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, जो हमें स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, ये उसी प्रकार है जैसे किसी देश में उसकी सेना खड़ी होती है जो कि बाहरी दुश्मनों से उसको सुरक्षित रखती है, तो हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से एक सिस्टम या प्रणाली कार्य करती है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसकी सहायता से हमारा शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम रहता है। इम्यून सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक इनेट इम्यून सिस्टम, सेकेंड आपका होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। यदि हम बात करें इनेट इम्यून सिस्टम की, तो यहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक होता है। कहने का अर्थ है कि यह आपके बर्थ के साथ ही होता है। आप जब जन्म लेते हैं तब आपको गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे कि आपके फिजिकल जो बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर मतलब आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर आसानी से कोई चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती या चारों तरफ से कवर्ड होती है, जैसे आपकी स्किन या त्वचा से। तो स्किन, त्वचा आपका एक बैरियर है जो बाहर की चीज़ों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर या सेलुलर बैरियर, ऐसे और भी बैरियर हैं जो आपके शरीर में पहले से अवेलेबल होते हैं और बीमारियों को आपके शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। सेकेंड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यह भी एक प्रकार का इम्यून सिस्टम है जो हमारा शरीर बाद में डेवलप करता है, जन्म के बाद डेवलप करता है। जैसे कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे शरीर पहला इनकाउंटर झेल नहीं पाता है, वह बीमार हो जाता है। लेकिन यदि दूसरी बार वही बीमारी शरीर पर अटैक करती है या वही पैथोजन शरीर पर अटैक करता है तो शरीर उसके अगेंस्ट में एक सुरक्षा प्रणाली तैयार कर लेता है। अब यह जो सुरक्षा प्रणाली बाद में तैयार कर ली गई है उस बीमारी के अगेंस्ट में, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, यह भी इम्यूनिटी के एक प्रकार है। एक्टिव इम्यूनिटी वह होती हैं जो हमारे शरीर में खुद डेवलप होती हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ का डेवलप होना शरीर के द्वारा। यह शरीर खुद ही डेवलप करता है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इस प्रकार से बने सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को हम एक्टिव इम्यून सिस्टम कह सकते हैं और हमारी यह एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जब शरीर में कोई बाहरी एंटीजन प्रवेश करता है, यह एंटीजन कोई डेड या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है, तो इसके अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ तैयार करता है और ये एंटीबॉडीज़ फिर उन बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करती है। तो ये जो प्रणाली है इसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यदि हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की कि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, तो एंटीबॉडीज़ हमने पीछे देख लिया है कि एंटीबॉडीज़ होती क्या है कि यदि कोई बाहरी तत्व शरीर में प्रवेश करता है तो यह एंटीबॉडीज़ उन पर अटैक करती है, उन्हें समाप्त कर देती है और शरीर को बीमार होने से बचाती हैं। लेकिन यदि यही एंटीबॉडीज़ हमें रेडीमेड शरीर में दे दी जाए, शरीर इसे तैयार नहीं करे लेकिन बाहर से किसी सहायता से हमें इन्हें डायरेक्ट शरीर में दे दी जाए, तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे एक शिशु को उसकी माता से जन्म के दौरान यदि उसे दूध दिया जाता है, माँ का दूध पान कराया जाता है, तो उसमें कई सारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं।
जो कि बच्चे ने खुद विकसित नहीं करी, उसे सीधे अपनी माँ से ये प्राप्त हो गई हैं। और प्लेसेंटा से जब जन्म होता है तो प्लेसेंटा से भी बच्चे में कई सारी ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होती है, माँ के द्वारा दे दी जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध होना बहुत ज़रूरी है, जो उसे कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो उसे माँ की सहायता से प्राप्त हुई है या बाहर से प्राप्त हुई है, उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, देखिए इसका वैक्सीनेशन का जो सीधा सिद्धांत होता है या प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो वो यह होता है कि शरीर को किसी रोग से लड़ने की जो क्षमता पैदा होती है, उसे याद रखने की भी क्षमता होती है। यदि शरीर किसी रोग से एक बार लड़ता है, उस पर हावी होता है या उसे किसी प्रकार से काबू कर पाता है, तो शरीर उससे लड़ने के तरीके को भी याद रखता है या मेमोराइज कर लेता है। यही वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का बेस होता है। जैसे यदि आप पर कोई दुश्मन पहली बार अटैक करे, तब शायद आप उसे ठीक से समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि उसकी क्या कमज़ोरियाँ हैं। इसी प्रकार शरीर जो होता है वह भी बीमारी से लड़ने के लिए पहली बार उतना समर्थ नहीं होता है, लेकिन यदि वही बीमारी उस पर दूसरी बार अटैक करती है तो वह उससे निपटने के लिए तैयार होता है। इसे ही हम इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं। अब यह वैक्सीनेशन के थ्रू किया जाता है। वैक्सीनेशन में दोस्तों करते कुछ यूँ है कि हम जानबूझकर शरीर में कुछ एंटीजन मतलब बाहरी तत्व, पैथोजेंस या जो रोगाणु होते हैं जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें शरीर में इंटेंशनली या जानबूझकर प्रवेश कराते हैं। लेकिन यह जो आपके एंटीजन होते हैं यह इनएक्टिवेटेड होते हैं या वीक होते हैं। कहने का अर्थ है यह या तो असक्रिय होते हैं या कमज़ोर होते हैं, जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन शरीर इन पर उसी तरह से अटैक करता है जिस तरीके से वह किसी जीवित माइक्रोब पर या रोगाणु पर अटैक करता है। और इस बीच वह इस डिसीज़ से या इस पैथोजन से लड़ना सीख जाता है और एक सुरक्षा प्रणाली तैयार कर लेता है। अब भविष्य में यदि कोई वीक की अपेक्षा या इनएक्टिवेट की अपेक्षा कोई एक्टिवेटेड या सक्रिय या पावरफुल पैथोजन शरीर पर अटैक करेगा, तो शरीर इसे पहले से पहचानता है, इसलिए इसे हावी नहीं होने देगा और इससे कुशलता से लड़ पाएगा। इसे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कह सकते हैं। देखिए पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन का मदद से करते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेशन का मतलब है, एक तरह से सरल भाषा में समझे तो डीएनए को मॉडिफाई करना। इस टेक्नोलॉजी से हम जो एंटीजन हैं उन्हें पैथोजेंस में जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट आदि में डेवलप कर पाते हैं और फिर इसे वैक्सीन की तरह प्रयोग करते हैं। इससे जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल पे बनाई जा सकती है और आसानी से बनाई जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो हमने एक ईस्ट की सहायता से डेवलप की है। तो इस प्रकार से बनी वैक्सीन को हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कह सकते हैं। देखिए शरीर में एंटीजन्स से लड़ने के लिए, देखो एंटीजन आपके बाहर से आए हुए तत्व होते हैं, फॉरेन एलिमेंट होते हैं, जो कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है या कोई डेड सेल हो सकती है। तो ये सारे आपके एंटीजन के ही पार्ट होते हैं। तो यदि ये सारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर में हमारे पास इस प्रकार से दिखने वाली एक एंटीबॉडी होती है, जिसके अंदर आपके ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, ये आपका हैवी चेन कहलाता है। हैवी चेन मतलब यह बहुत जटिल रूप से जुड़ी होती है और ये लाइट चेन कहलाती है जो अलग से इसमें जुड़ी हुई है। यह हैवी चेन और लाइट चेन मिलकर एक एंटीबॉडी स्ट्रक्चर तैयार करती है। अब यह काम किस प्रकार करता है थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्लॉट खाली है, ये एंटीबॉडी का रिसेप्टर कहलाता है। यदि कोई एंटीजन इस शेप का होता है तो इसे यहाँ पर लॉक कर लिया जाता है, एंटीबॉडी द्वारा इसे यहाँ पर लॉक कर लिया जाता है और शरीर में किसी भी प्रकार के जो वो नुकसान पहुँचाता है उससे इसे प्रिवेंट कर लिया जाता है या रोक लिया जाता है। इसीलिए एंटीबॉडीज़ जो होती है हमारे शरीर में हज़ारों लाखों प्रकार की होती हैं, क्योंकि हर एंटीजन के लिए एक स्पेशल एंटीबॉडी डेवलप होती है। अब आप यदि सोचें कि अगर एंटीबॉडी का शेप ऐसा है तो क्या ये वाले एंटीजन को ये रोक पाएगा? नहीं। तो इसीलिए अलग अलग एंटीजन के लिए शरीर में अलग अलग एंटीबॉडी पाई जाती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जो अभी ये हाल ही में बीमारी है कोरोना वायरस की,
इसके लिए सभी के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ शायद वैसा नहीं है जिसका हमारी एंटीबॉडी में स्ट्रक्चर पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग सुरक्षित हैं इससे, क्योंकि उनके शरीर ने एंटीबॉडी तैयार कर ली है, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जैसा कि कोरोना वायरस का है। तो एंटीबॉडी का जो काम करने का या फंक्शन है वो शायद आपको समझ में आया हो। तो आज का यह लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको सभी जानकारी उपयोगी लगी होगी, और हम इसी प्रकार से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, और तब तक आप अपना ध्यान रखें, घरों में सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।